हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी जो कोर्स है हमारा, उसका सेकंड जो बुक है, तो ब्लॉक सेकंड की फिफ्थ यूनिट आज हम देखेंगे, कंजर्वेटिव। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजी है ये भी, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, कंजर्वेटिव का मतलब वैसे तो होता है रूढ़िवादी। इसका मतलब बेसिक सी चीज़ अगर हम सबसे पहले देखें तो कंजर्वेटिव जो थिंकर्स थे, ये पुरानी जो ट्रेडिशंस थे, मतलब पास्ट ग्लोरी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे अ, अभी मॉडर्न टाइम में भी अगर आप देखो तो फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे जो कहते होंगे कि पहले चीज़ें ठीक थी, पहले जैसा समाज होना चाहिए। ठीक है, अपना जल्दी अर्ली एज में लोगों की लड़के लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फ़ोन और ये फ्रीडम जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इस तरीके की सोच आपने ज़रूर देखी भी होगी आसपास, और लोग ऐसा बोलते भी हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरे ये रूढ़िवादी विचार का ये पर्सन है। तो वही है, कंजर्वेटिव जो हैं ये पुरानी सोच के लोग हैं, पुरानी जो हिस्ट्री है, ग्लोरी है, पुराना जो पास्ट है, ट्रेडिशंस हैं, और जो प्रैक्टिसेस जो पहले फॉलो की जाती थी उनका ही गुणगान करते हैं कंजर्वेटिव। तो ये बेसिक सी चीज़ मैंने बताई। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस में प्रॉपर। तो देखो क्या है यहाँ, सबसे पहले मीनिंग। तो कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है? इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस। तो पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी, जो रीति रिवाज थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, इंस्टीट्यूशंस का मतलब पहले सपोज राजा महाराजाओं का टाइम था, या जिस भी पैटर्न पे पहले रूल होते थे, तो उन्हीं सब चीज़ों को ही ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब आती है कि ये कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ है, ये कब अपीयर हुए, मीन्स कब ये थ्योरी के रूप में कब जनरेट हुआ? तो 18 से 19 सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज आ गए थे समाज में। ठीक है, तो उस इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल चेंज के रिएक्शन में, मीन्स उसके अगेंस्ट में, ये आइडियोलॉजी इमर्ज्ड हुई थी। ठीक है, तो यूरोप में ये आइडियोलॉजी इमर्ज्ड हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। ठीक है, और इनका जो मेन फोकस है वो क्या है? तो ये कंजर्वेटिव्स जो हैं ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, तीन चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक व्यू होता है ना, मीन्स समाज को कुछ लोग मानते हैं मैकेनिस्टिक व्यू के रूप में देखते हैं, तो वो व्यू है लिबरल का। और जैसे मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वो समाज को क्लास के रूप में डिवाइड करते हैं, तो वो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ। सोसाइटी, समाज को जो क्लास मानते हैं, मीन्स अपर क्लास, लोअर क्लास, हालांकि मार्क्स ने जो टर्म यूज़ की है वो बुर्जुआ और प्रोलिटरेट टर्म यूज़ की है। तो अगर समाज को क्लास के रूप में कौन देखते हैं, तो वो है मार्क्सिस्ट लोग। समाज को मैकेनिस्टिक व्यू में कौन देखते हैं, तो वो हैं लिबरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? ये ऑर्गेनिक व्यू है, मीन्स कंजर्वेटिव। अब ऑर्गेनिक व्यू का मतलब आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो, हमारी बॉडी में ना अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं। तो हमारी पूरी बॉडी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आँख अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, लीवर अलग है। कहने का मतलब ये सारे हैं तो अलग, लेकिन सभी इंटरलिंक्ड हैं। मीन्स सभी एक साथ जुड़ के और पूरी बॉडी को अच्छे से चलाने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से कंजर्वेटिव मानते हैं कि जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनिक है, और सोसाइटी में कोई भी जो चीज़ है वो लूजली कलेक्शन नहीं है। जैसे आप एक और तरीके से समझो। ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये कहते हैं कि हमारा पूरा जो समाज है वो कैसे है, जैसे एक ढांचा होता है, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़ के फिर वो काम करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी इनका यही मानना है कि कोई भी पर्सन, जैसे मान लो आप इन कंजर्वेटिव के पास गए और आपने कहा कि नहीं, मैं अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम चाहता हूँ, अब मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी जीऊँ उसको, तो ये आपको दो चार रैप्टे भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका यही कहना है कि भाई अकेले रह के क्या करेगा, समाज है तो समाज में जुड़ के चल, और जब जुड़े रहोगे तभी समाज सही मायने में फंक्शन भी करेगा। इसका मतलब फ्रीडम के ये अगेंस्ट है। अब इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अ, तो फ्रीडम के अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब ये चेंजेस भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल सच बात है। मतलब ये कहते हैं इनके पास, अगर तुम जाओगे कहोगे कि नहीं, समय के साथ खुद को बदल लो, चेंज होना चाहिए, समय के साथ बदलाव आने चाहिए, तो ये फिर से आपको दो चमाटे जो हैं वो बहुत ज़ोर से आपको लगा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये चेंज के ये बिल्कुल खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, समाज में जो जैसा पहले था उसी तरीके से पैटर्न पे चीज़ें चलनी चाहिए, वही वही ठीक है। तो पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उनको ये प्रिजर्व मीन्स बचा कर रखने की ये बात करते हैं। इसमें दो थिंकर हैं जो बार बार आपको रेफरेंस के रूप में लिखना है जब भी आपको आंसर लिखना हो कंजर्वेटिव का। तो उसमें एक तो एडमंड बर्क जो है, इनको आप ज़रूर डाल लेंगे, ठीक है। तो एडमंड बर्क ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ए पार्टनरशिप नॉट ओनली बिटवीन दोज वी आर लिविंग बट बिटवीन दोज हु आर लिविंग, दोज आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, आप ध्यान से देखो, तीन चीज़ें हैं, समय को तीन रूप में हम डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो एडमंड है ना, वो यही कह रहे हैं कि हमें जो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है एक तरीके से समझौता, है ना, या एक तरीके से सहमति। तो पार्टनरशिप जो है ना, वो तीनों के बीच हो, मीन्स जो पास्ट है उसको भी हम ध्यान रखें और उसी को ग्लोरीफाई करते हुए, उसी को साथ लेते हुए प्रेजेंट जो है अपना वो जिएं और फिर उसी के हिसाब से फ्यूचर में आगे बढ़ जाएं। कहने का मतलब ये तीनों को क्या करते हैं, तीनों को ये एकजुट में एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। आगे हैं कंजर्वेटिव से जब पूछा गया कि भाई समाज में देखो बदलाव होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि समाज में बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसान जो है वो इम्परफेक्ट है, मीन्स इंसान को ज़्यादा समझ नहीं है सही और गलत की, तो इसीलिए बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, मतलब जो समाज में पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं वही चलती रहनी चाहिए। और दूसरी तरफ देखो, अब इसी के आपका अगेंस्ट में देखोगे तो इसका मतलब जो लिबरल हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चेंज समाज में होते हैं और इंसान को फ्रीडम अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए, है ना। तो कंजर्वेटिव और लिबरल ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल या अगेंस्ट समझ लो आप। अब आगे देखो यहाँ पे जो फिर से ये जो बर्क हैं थिंकर, ये क्या कहते हैं कि वन शुड चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व बट द पेस ऑफ दिस चेंज टू बी ग्रेजुअल। देखो, अब मान लो जब इनसे पूछा गया कि नहीं, पुराने जो रीति रिवाज थे, पुराने ट्रेडिशंस थे, पुरानी जो प्रैक्टिसेस थी, वो तो आज रेलिवेंट, उनका रेलिवेंस ही नहीं है, मान लो आप इस तरीके से इनसे जिद कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मान ली थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो चेंज होगा वो ग्रेजुअली, मीन्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे होगा। आप एकदम से क्रांति नहीं कर सकते। जैसे आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हमारी फैमिली में भी आप देखो, जो कुछ लोग होंगे वो क्या कहते हैं, समय के साथ धीरे धीरे वो अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो एडजस्ट नहीं करते, वो करते हैं समय के साथ, लेकिन रिवोल्यूशनरी रूप से नहीं। इसका मतलब किसी फैमिली में हो क्या रहा है, मान लो किसी फैमिली में जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, उन सब की सोच ये है कि भाई लड़की जो है वो पढ़े ना, ठीक है, और उसकी 15 साल की एज में उसकी शादी कर दी जाए, मान लो इस तरीके से सोच है। लेकिन अभी वो उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदियां हैं, ठीक है, कि मतलब उसको उतनी छूट नहीं दी जा रही, लेकिन पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब समय के साथ उन्होंने अपने अंदर चेंज किए हैं, लेकिन वो चेंज धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली चेंज है ये, ठीक है। तो एकदम से कंप्लीटली चेंज के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो ट्रेडिशनल अरिस्टोक्रेसी थी, या जो पहले मीन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये जो आइडियोलॉजी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंज आए यूरोप में, तो उसके विरोध में ये आइडियोलॉजी आई थी। तो इन्होंने यही कहा कि जो पुराना जो एरिस्टोक्रेसी थी, मीन्स पहले जो राजा और उस तरीके से जो शासन चलता था किंग के रूप में, ठीक है, प्री रिवॉल्यूशन से पहले, वही फिर से होना चाहिए, क्योंकि वही सही है स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए। और इसके अलावा आगे देखें तो कंजर्वेटिव जो हैं ये लिबरल्स आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लिबरल का तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लिबरल जो है वो फ्रीडम के ज़्यादा पक्षधर हैं और फ्रीडम को सपोर्ट कंजर्वेटिव करते नहीं हैं। अब बात आते हैं कि सोशलिस्ट या सोशलिज्म आइडियोलॉजी के ये कैसे अगेंस्ट हैं। तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी वो होती है जो कहती है कि सारे कंट्रोल जो है, सभी चीज़ों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को कंजर्वेटिव नहीं मानते। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स है, ठीक है, समाज में जो एक प्रॉपर हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, जो एक सोशल ऑर्डर जो बना हुआ है, उसको प्रिजर्व करना, उसकी रक्षा करना, ठीक है। सिर्फ वो सरकार को एक माध्यम मानते हैं, ये लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, ठीक है। और
एक और चीज़, सोशलिस्ट जो लोग हैं ये क्या कहते हैं कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, पूरे इसमें। लेकिन ये कंजर्वेटिव नो डाउट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ये पुराने मेथड है ना, जो मीन्स ओल्ड प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे अब एक छोटी चीज़ ले लो, जैसे जो सोशलिस्ट जो लोग हैं उनके लिए वर्ण सिस्टम, जो ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम जो है वो मायने नहीं रखता, उनके लिए सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन कंजर्वेटिव ये कहेंगे कि नहीं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो इस तरीके से समाज में जो वर्गीकरण है तो वो भी होना चाहिए, वो सही चीज़ है, क्योंकि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते इनके अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिव ये कहते हैं कि हर किसी में टैलेंट अलग होता है, इसलिए आप सभी को इक्वल नहीं मान सकते। और समाज में जो ये ऊपर नीचे जो ऐसे डिवीज़न है ये बिल्कुल सही है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी ये पक्षधर हैं कंजर्वेटिव, है ना। और सोशलिस्ट तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल मानते ही नहीं, उनके लिए तो सभी सारी चीज़ों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है ये बिल्कुल अगेंस्ट है लिबरल और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर में ये एक दो पॉइंट ऐसे कंपेयर करके भी लिखें, तभी सही मायने में आपका जो आंसर है वो अच्छा होगा। तो ये हमने यहाँ तक कुछ बेसिक बातें की। अब आगे चलते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फीचर क्या हैं कंजर्वेटिज्म के, ये कंजर्वेटिव के। तो कंजर्वेटिव्स या कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके इम्पोर्टेंट फीचर, सबसे पहले तो देखो नेसेसिटी ऑफ पावर, मीन्स ये सरकार चाहते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पावर मीन्स वो सरकार जो देश के लिए वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस और वहाँ की जो नेशनैलिटी, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमेशा राष्ट्र, ठीक है, धर्म और देश इन सब को जो ऊपर रखे, तो वो ऐसी पावर, ऐसी सत्ता, ऐसी अथॉरिटी वो चाहते हैं। सोशल हायरार्की जो मैंने आपको बताया कि अगर समाज में अपर वर्ग लोअर वर्ग इस तरीके से हायरार्की जो है तो उसको भी ये सही मानते हैं ये लोग। इसके अलावा ये पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज जो हैं, प्रथाएं जो हैं, परंपराएं जो हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा रिलीजन के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है। ये मानते हैं कि जो समाज में रिलीजन होता है ना, धर्म, एक सोशल फैब्रिक के रूप में काम करता है, ठीक है। और एक सोशल फैब्रिक मतलब जो समाज को जोड़ता है, ठीक है ना, जो समाज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है रिलीजन, तो रिलीजन के ऊपर भी इनका जोर है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को ऑर्गेनिक व्यू में ये देखते हैं, और इसका ऑलरेडी मैं आपको जस्ट अभी मतलब बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक व्यू ऑफ द सोसाइटी का मतलब है, ये कहते हैं कि समाज में कोई भी लूज नहीं है, मतलब अलग नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और पूरी बॉडी हमारी फिर काम करती है, इन द सेम वे समाज में हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इस चीज़ को लेके ये सोसाइटी को देखते हैं। और फ्री मार्केट, मैंने बताया प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होनी चाहिए, अथॉरिटी और जो पावर है वो ज़रूरी है, ये तो हमने देखा पहले पॉइंट में, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड हो। इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट का जो काम है वो सिर्फ क्या है, जो समाज में जो चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है, जो एक एग्जिस्टिंग एक जो सिस्टम जो समाज में चलता आ रहा है, बस उसकी रक्षा करना। तो गवर्नमेंट को ये थोड़ा लिमिट में करके देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, और साथ में आप कंपेयर करते हुए लिबरल और जो सोशलिस्ट से भी कंपेयर कराओगे तो आपका इंट्रो जो पार्ट है वो बहुत अच्छा बन जाएगा इतने में। आगे रुसेल किर्क जो हैं, इन्होंने भी कुछ 6 इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए हैं कंजर्वेटिज्म के। तो उसमें क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सोसाइटी एज वेल एज कॉन्साइंस ए डिवाइन इंटेंट रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइन का मतलब होता है पवित्र, इसका मतलब सोसाइटी में जो रूल्स होंगे ना, ठीक है, वो किस आधार पे होंगे, तो मोरालिटी के आधार पे होंगे। बात साफ है, देखो इन्होंने रिलीजन को सबसे ऊपर मानना है, मतलब रिलीजन की भी इन्होंने जोर दिया है। तो मोरालिटी, जैसे आप एक बार होता, हम कहते हैं कई बार हमें जो सिखाया जाता है कि नहीं नहीं भाई चोरी करना देखो पाप होता है, ठीक है, भगवान बुरा मान जाएगा, ठीक है, नरक में जाओगे, गलत काम नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं तो तुम्हें आगे जाके बदला लेगा। हम इस तरीके से बातें हम सुनते हैं ना, तो ये क्या है, ये डिवाइन एक मतलब जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, मोरालिटी की बात जो है
वो सही मायने में हमारी सभी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो चाहे मॉरल प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब देखो, आप इन चीज़ों को रटे ना, आपको बस इतना समझना है कि जो ये कंजर्वेटिविज्म वाले जो लोग हैं, अकॉर्डिंग टू द रसल किर्क, वो कहते हैं कि एक डिवाइन, एक पवित्र, एक होली रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में होने चाहिए। ठीक है, तभी सोसाइटी, फिर वो समाज जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा। और ये आपको भी पता है, आज के टाइम जो मॉडर्न टाइम है उसमें मोरालिटी और ये जो रिलीजन का जो एस्पेक्ट है, ये कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, तभी समाज इतना विकृत हो गया है अभी, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ट्रेडिशनल जो लाइफ है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल लाइफ मतलब पुरानी जो आपका लाइफ स्टाइल है, तो नो डाउट वो वेराइटीज़ और मिस्ट्रीज से भरी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो कंजर्वेटिविज्म वाले जो हैं, ये उसको मीन्स ट्रेडिशनल जो लाइफ है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ स्टाइल जो पहले था, ठीक है, समाज जिस तरीके से रहता था, जो जिस समाज में जो जो एक प्रचलन के रूप में परंपराएं थी, उनको ये सपोर्ट करते हैं। थर्ड जो है सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये सिविलाइज सोसाइटी पे इनका जोर है। तो सिविलाइज सोसाइटी का मतलब ही क्या है, वो समाज जो मोरल रूप से इक्वल हो, उसी को ये ट्रू इक्वालिटी मानते हैं। देखो, एक इक्वालिटी का मतलब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सभी लोग इक्वल, ठीक है ना। लेकिन ये जो लोग हैं, ये सिविलाइज सोसाइटी, इनके लिए वो कौन है, मोरल इक्वालिटी। ये यूं कह रहे हैं, नो डाउट एक वर्ग ऊपर वर्ग होगा, एक वर्ग लोअर वर्ग भी होगा, क्योंकि दोनों में टैलेंट अलग अलग है। इनके अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिविज्म लोगों के अकॉर्डिंग, हर एक इंसान यूनिक है और हर एक इंसान में टैलेंट भी अलग अलग है। तो इसलिए कोई राजा बनेगा और कोई नॉर्मल मजदूर बन के जिएगा, ठीक है। तो ये उस चीज़ को तो अलग रूप से देखते हैं। लेकिन ये जब इक्वालिटी के रूप में अगर चीज़ों को समझें, तो ये मोरल इक्वालिटी की बात करते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझें। एक इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहती है कि अमीर और गरीब सभी इक्वल हैं, सभी को बराबर का अधिकार है। कोई भी राजा बन, मतलब कोई भी, जैसे एक छोटी चीज़ ले लो, कोई भी एमएलए बन सकता है, कोई भी एमपी बन सकता है। इस तरीके से हमारे यहाँ है ना, आप जो चाहे प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो ये लोग भी, ऐसी बात नहीं है कि उसके विरोध में है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक माइनर अंतर समझना होगा। जो ये कंजर्वेटिविज्म लोग हैं, ये धार्मिक रूप से, ठीक है, और मोरालिटी, मोरालिटी का मतलब ही होता है कि एक एक आस्था रूप में ले लो, एक एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं पता उसका, बस मोरल मतलब यही है कि जो समाज के लिए, जो एक इंसान होने के नाते, वो नो डाउट इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है टैलेंट की, स्किल की, और जैसे कौन राजा बनेगा, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ इक्वालिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो यूनिक है, हर एक इंसान में जो टैलेंट है वो अलग है, ठीक है। तो सिविलाइज सोसाइटी पे इनका जोर है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पे इनका जोर है, और डिवाइन रूल को ये मानते हैं। ये ऐसे आपको इस रूप में इनको ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइन रूल, ट्रेडिशनल लाइफ, सिविलाइज सोसाइटी। आगे, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम, ये कह रहे हैं कि दोनों जो हैं वो इनसेपरेबल हैं। इसका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्षधर हैं। ये कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, जो मेहनत करेगा, जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और फ्रीडम जो है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा है, तभी सही मायने में फ्रीडम है। तो ये दोनों चीज़ों को इक्वल देखते हैं। इनसेपरेबल का मतलब है कि अलग करके नहीं देखते, ये कनेक्ट करते हैं इन दोनों चीज़ों को। इसके अलावा नेक्स्ट है, मैन मस्ट कंट्रोल हिज विल, ठीक है। तो उनका मानना है कि इंसान जो है वो अपनी इच्छा शक्ति और अपने जो अनुभव हैं, उनके द्वारा इंसान गवर्न होता है, ना कि रीज़न के द्वारा। इसका मतलब जो तर्क है, ठीक है, उसको ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो तार्किक नहीं होना चाहिए। इंसान जो है वो इमोशंस के द्वारा अपने आप को सही या गलत की स्थिति में रखता है, या फिर इंसान जो है वो इमोशंस के द्वारा चलता है, ना कि तर्क के द्वारा। और लास्ट है कि चेंज और रिफॉर्म जो हैं वो सही नहीं है, और अगर ये होने भी चाहिए तो ये स्लोली, धीरे धीरे होने चाहिए। तो ये लैंग्वेज आपको जो है ना, ये आपको भाषा में बिल्कुल नहीं घबराना है। दोबारा से बताऊं मैं कैसे लिखना है आपको।
तो रसेल किरकॉफ को लिखना है, जब ये लिखेंगे कि कंजर्वेटिविज्म के 6 मुख्य सिद्धांत ये हैं कि ये जो लोग हैं, ये कंजर्वेटिव जो थिंकर हैं या जो लोग हैं, ये डिवाइन रूल की बात करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, उन्हीं से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। दूसरा, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ स्टाइल के ये सपोर्टर हैं। तीसरा, ये ऐसी सिविलाइज्ड सोसाइटी की कामना करते हैं जहाँ पे मोरल इक्वालिटी हो, ठीक है ना। तो मोरल इक्वालिटी को ही ये ट्रू इक्वालिटी मानते हैं। प्रॉपर्टी और फ्रीडम के ये पक्षधर हैं, मीन्स सपोर्ट करते हैं दोनों चीज़ों को। और ये कहते हैं कि रीज़न, तर्क जो है वो, कि उसके बजाय इमोशंस जो है वो इंसान को चलाता है। तो इनका जोर इमोशंस के ऊपर है, ना कि तर्क के ऊपर। और लास्ट में ये कहते हैं कि चेंज और रिफॉर्म जो हैं वो नहीं होने चाहिए, और अगर हों भी तो वो बहुत धीरे 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 हों, ठीक है। तो ये सारी हमने बेसिक कंजर्वेटिव के बारे में देखा चीज़ें। आगे है न्यूमरियस यूजेस ऑफ द टर्म कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिव जो टर्म्स हैं उसके अलग अलग यूजेस अब हम इसमें देखेंगे। देखो, अब क्या है कि कंजर्वेटिविज्म जो है या कंजर्वेटिव स्लोग्स, उनके बारे में कहा जाता है कि अपोजिशन टू ऑल एंड एवरी चेंज। मीन्स कभी हमें देखो, अभी ऊपर भी हमने देखा कि कभी ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑल एंड एवरी चेंज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या कहते हैं कि नहीं, अगर होना भी चाहिए, इसका मतलब समाज में चेंजेस हों भी तो वो स्लोली, धीरे धीरे हों। कहने का मतलब ये है, देखो, न्यूमरियस का मतलब होता है अलग अलग, तो कंजर्वेटिविज्म जो टर्म है उसका अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। कुछ जगह कंजर्वेटिव जो है वो कहते हैं कि कोई भी चेंज समाज में नहीं होना चाहिए, एक चीज़ होगी। दूसरी जगह वो क्या कहते हैं कि जो अर्लियर पीरियड में, मीन्स जो पहले समाज में जो सोसाइटी जिस तरीके से रहती थी उसी तरीके से समाज में सोसाइटी जो है वो रहे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म जो लोग हैं, इनकी आइडियोलॉजी जस्ट एक रिएक्शन है, जस्ट एक पॉलिटिकल रिएक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपको बस एक बात समझनी है, मोटी मोटी, इस पहरे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो समाज में सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो चेंजेस आए, तो उसके विरोध में ये आइडियोलॉजी आई थी। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये एग्जिस्टिंग जो पहले से जो समाज जो था, जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो ट्रेडिशंस थे, उन्हीं को ये सपोर्ट करते हैं। तीसरा, ये चेंज के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। यही सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, और यही हमने ऑलरेडी पीछे देखी भी हैं, तो उसी को ही उन्होंने यहाँ पे सिंपल एक पैरे के रूप में डाल दिया है, ठीक है। आगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंजर्वेटिविज्म जो है उसका यूज़ हम अलग अलग तरीके से फिर देखते हैं। तो पहला जो वे है, मतलब जो रूप है कंजर्वेटिज्म का, वो क्या है, टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म। इसका मतलब क्या है? टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म का मतलब है, तो यहाँ पे ये जो रोस्टर है ना, ये क्या बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म का मतलब ही है ए नेचुरल और कल्चरल डिटरमाइंड। इसका मतलब जो प्राकृतिक है, जो कल्चर, जो सांस्कृतिक रूप से जो चीज़ें हैं, उसी रूप से समाज होना चाहिए। तो समाज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नेचुरल, जो पहले जो चीज़ें चलती आ रही थी, और दूसरा कल्चर रूप से उसमें डोमिनेशन होना चाहिए। अब रोस्टर क्या कहते हैं? तो रोस्टर जो हैं वो कहते हैं कि कुछ ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का मतलब होता है कुछ सिद्धांत ले लो, ठीक है, या ट्रेड्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ नियम या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हर एक इंसान में दिखती हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या हैं? तो ट्रेड्स जो हैं जो हमें मोस्ट मैन इन ऑल सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी में हमें जो कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, वो क्या है? एक तो है हैबिट, ठीक है, दूसरा है इनर्शिया, फिर है फियर, फिर है इमुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? पहला ही दिखने में बड़ा है लेकिन है ये इजी। रोस्टर ये कहते हैं कि भाई ये जो टेम्परामेंटल है ना, टेम्परामेंटल को ही साइकोलॉजिकल हम रूप से देख सकते हैं। इसका मतलब जो कंजर्वेटिविज्म का जो एक पक्ष जो है वो साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक रूप से इसका महत्व है, साइकोलॉजिकल।
तो वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर एक इंसान में कुछ कॉमन चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे इंसान है तो एक बार बताओ हैबिट, हैबिट का मतलब आप भी खुद देखो एक बार, आप अपनी हैबिट के शिकार जरूर होंगे। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट उठते हैं, तो आप पाएंगे कि आप डेली लेट ही उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो लेट उठना है ये आपका सिर्फ किसी मजबूरी में है या आप हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के? सही तरीके से अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आप पाएंगे आप हैबिचुअल हैं, आपको हैबिट हो गई है। ठीक है ना? तो इंसान जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पे इसे सेम सोचने का तरीका ले लो। कई बार आप पाएंगे कि आपकी जो सोच होगी, मैं नहीं कह रहा कि आप सभी लोगों की सोच जो है बेकार है, लेकिन मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ आप खुद से निर्णय लें, खुद से जज करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर हमें छोटे कपड़ों में वो दिखती है, तो मैं बॉयज़ के लिए ये कह रहा हूँ कि आपके मन में क्या आता है? अगर आपके मन में भी ये आता है कि हाँ ये तो सही लड़की नहीं है, ठीक है, ये लड़की तो इशारा दे रही है, ये लड़की तो बात करना चाहती है, इस तरीके से आपका अगर माइंड में आ रहा है, इसका मतलब आप हैबिचुअल हैं, आपको हैबिट है एक ही तरीके से सोचने की। ठीक है ना? तो सेम है, मतलब इंसान जो है वो अपनी हैबिट जो है, मीन्स सोसाइटी में हर एक इंसान जो है वो हैबिट उसमें ज़रूर होती हैं। दूसरा इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है ए पावरफुल फोर्स जो पूरे समाज को चलाता है। इसका मतलब आप इस सोच के देखो, अब समाज है, ठीक है, तो आप खुद देखो समाज को चला कौन रहा है? तो आप कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना एक प्रकृति, एक इनर्शिया, एक कोई ना कोई फोर्स है, एक हिडन फोर्स, एक ऐसी ताकत है जो छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरे समाज को वो अपना चलाती है। तो फोर्स है ना, इनर्शिया उसको बोल रहा है। तो ए फोर्स दैट सीम टू बी ए पावरफुल इन द सोशल वर्ल्ड। तीसरा है फियर, कि जो हर एक सोसाइटीज़ हैं, हर एक जो इंसान है उसमें कहीं ना कहीं फियर, डर जो है वो ज़रूर छुपा हुआ होता है। और एक है एम्यूलेशन, एम्यूलेशन का मतलब होता है अलगाव, फियर ऑफ एलिनेशन, मतलब अलग होने का डर। जैसे आप मान लो किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो बिछड़ ना जाए, तो वो जो बिछड़ने का डर है या जो फियर ऑफ एलियनेशन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद रहता है। या किसी चीज़ को खोने का डर, जैसे मान लो आप पद में हैं, किसी प्रतिष्ठा में हैं, कोई आपको और कोई ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से आपका बहुत बड़ा लगाव है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं। तो रस्टर ने यही कहा कि जो टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म का मतलब है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम समझें तो कंजर्वेटिविज्म जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हर एक इंसान में कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। तो एक तो उन्होंने बोला हैबिट, दूसरा इनर्शिया, तीसरा फियर और चौथा एम्यूलेशन। तो ये है टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म का मतलब। इसका मतलब साफ है कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं हम जो हैं वो एक ही तरीके से हमेशा सोचते हैं, और हमारा जो थिंकिंग का जो पैटर्न है वो भी लगभग सभी इंसानों का, सभी सोसाइटीज़ का सेम है। इसीलिए ये फिर बदलाव के पक्ष में नहीं है। या यूँ या ऐसे समझ लो कि ये कहते हैं कि बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसान खुद ही बदलाव नहीं करना चाहता। इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और उसी पैटर्न पे इंसान जीतता है। तो ये टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म हमने एक पक्ष देखा। ठीक है, अब दूसरा है सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले तो वही कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब भी है कि कोई भी समाज में सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस या पॉलिटिकल जो चेंज है तो उसका अपोज करना, मीन्स उसका विरोध करना ही कंजर्वेटिविज्म है। ठीक है, फिर अब आते हैं कि जो ये रोस्टर हैं, ठीक है ना, रोस्टर, उन्होंने क्या कहा कि समाज जो है ए पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर prejudice that are on daily display by many men in all developed societies। देखो, सिचुएशनल कंजर्वेटिव, सबसे पहले जो टेम्परामेंटल है, टेम्परामेंटल जो मैंने ऊपर बताया तो उसी से ही ये एसोसिएटेड है, मीन्स आप इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो सिचुएशनल कंजर्वेटिविज्म का मतलब है कि इंसान अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है, इंसान सोचता है और अपने आप को डिस्प्ले करता है, मीन्स प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो ये सिचुएशनल में, वो क्या है? वो है फियर ऑफ चेंज।
इसका मतलब इंसान जो है वो बदलाव के पक्ष में नहीं है। अब देखो, आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ। मान लो आपको हैबिट नहीं है बैठने की, पढ़ाई करने की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते मान लो आपको हैबिट नहीं, आपकी सीटिंग हैबिट इतनी नहीं है, लेकिन कोई आपको कहे कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए आपको 6 घंटे तो बैठना ही बैठना है। एक चीज़ हुई। दूसरी, मैंने कहा आपको सुबह बिल्कुल आपसे नहीं उठा जाता, ठीक है, लेकिन आपको कोई बोले कि नहीं, अब आपको करेक्ट 4 बजे तो उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई आपको बदलाव करना चाह रहा है, कोई चेंज करना चाह रहा है। तो वो जो चेंज है, जो फियर ऑफ चेंज जो है, वो हमेशा इंसान में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो इसीलिए इंसान जो है वो क्या करता है, वो स्टेटस को का मतलब है जो पहले जैसी स्थिति थी वैसा ही वो रखना चाहता है। ठीक है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से मैं एक स्टोरी बताता हूँ, शायद आपके जीवन में वो काम भी आए। बहुत छोटी सी है। जैसे एक, और ये सच्ची घटना है, मीन्स ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं कि बदलाव आपको हमेशा करना चाहिए। अगर आप बदलाव के पक्ष में नहीं है, मीन्स अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, ठीक है, तो आप याद रखना आप बहुत मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है कि चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ क्या कि जैसे पानी में उनको डाल दिया, चूहा नहीं सॉरी, जो कछुआ होता है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, पानी में डाल दिया मान लो, और नीचे से क्या है, आप पानी उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है, जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है ना, वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी गर्म हुआ और वैसे वैसे वो अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, सॉरी इसमें मैं एक चीज़, सॉरी, ये कछुआ नहीं और चूहा नहीं, वो जो था वो फ्रॉग था, मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट, और सॉरी मुझे माफ़ करें, ठीक है। लेकिन कोई भी हो, मतलब आप उसमें कछुआ हो, मेंढक हो, या फिर चूहा हो, आप उस पर मैटर ना करें, आप कहानी के सार पे जाएं। तो वो ये है कि बाकी मेन चीज़ एक्सपेरिमेंट में कौन थी, वो था फ्रॉग, मेंढक, ठीक है। तो मेंढक को क्या है, पानी में रखा जाता है और नीचे से पानी को गर्म करना शुरू कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे पानी गर्म होता है, जो जो फ्रॉग है वो क्या है, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करता है, मीन्स आलस में, उसको लगता है कि मैं बाद में अपने छलांग मार के और मैं बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से धीरे धीरे पानी गर्म होता है, तो क्योंकि स्लोली चेंज है ना वो, तो उसकी बॉडी भी उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देती है कि कोई नहीं ठीक है, अभी तो हल्का ही गर्म है, अभी तो हल्का ही गर्म है। लेकिन बाद में एक क्षण ऐसा आता है कि पानी इतना बॉयल हो जाता है कि जो फ्रॉग है वो पूरा मर जाता है, मतलब जल जाता है, ठीक है। और वो जंप करने की सोचता भी है, लेकिन वो जंप कर नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी में अब वो ताकत नहीं थी, वो आधा जल चुका था। तो ये छोटा सा है, लेकिन ये सच में इसका सार है। मतलब मेरे कहने मतलब ये है, अगर आप समाज में अपने अपने जो पुरानी हैबिचुअल, अगर जो टेम्परामेंटल, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो आप सोचते हैं, ठीक है, या फिर सिचुएशनल कंजर्वेटिविज्म जो हमने देखा कि आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को बस एडजस्ट करते अगर जाते हैं, ठीक है ना, और तो आप हमेशा लगा लो फंसेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा खुद को, तभी सही मायने में आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशनल कंजर्वेटिविज्म जो है हमने देखा, तो ये स्टेटस को की बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ ये चाहते हैं कि पुराना जो मेथड है, पुरानी जो चीज़ें हैं वही होनी चाहिए, और बदलाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो फियर ऑफ चेंज इनको लगा रहता है। तो अभी जो क्रिटिक्स हैं, जो इसमें मैंने जो आपको बताया, ये इसमें क्रिटिक्स का भी व्यू आ गया। जब आप इसकी आलोचना करेंगे, ठीक है, कंजर्वेटिविज्म की, तब आप यही कहेंगे कि बदलाव तो भाई बहुत ज़रूरी है समाज में। समाज अगर नहीं बदलेगा, अगर आप पुराने ही प्रैक्टिसेस, पुराने ही ट्रेडिशन, पुराने ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखेंगे, तो ये तो सही चीज़ नहीं है। तो मैंने जो अभी आपको बताया ना, वो साथ साथ में एक तरीके से इसका क्रिटिक्स भी व्यू भी मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तो ये दो हमारा हो गए, टेम्परामेंटल, और एक है सिचुएशनल कंजर्वेटिविज्म। तीसरा है पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। का क्या मतलब है? पॉलिटिकल कंजर्वेटिविज्म साफ है,
मीन्स पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी किस पे बेस्ड हो, मीन्स वो पुराने अपनी ग्लोरी मीन्स पास्ट को ग्लोरीफाई करे, ठीक है, पास्ट की जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको जो सेलिब्रेट करे, ठीक है, और जो उनके पुराने जो लीडरशिप है उनको जो ग्लोरीफाई करे। तो इसका मतलब ये जो इस तरीके की जो आइडियोलॉजी होगी ये पॉलिटिकल कंजर्वेटिविज्म में आ जाएगी। देखो 3 वर्ड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक बोलते हैं राइट विंग, एक बोलते हैं सेंट्रल विंग, एक होता है लेफ्ट विंग। जो राइट विंग वाले होते हैं ना, राइट विंग, तो वो हमेशा देश, राष्ट्र, धर्म, परंपराएं, समाज, रीति रिवाज, इन सब की वो बातें करते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, ठीक है, पास्ट ग्लोरीज, इन सब की वो गुणगान करते हैं। कौन? राइट विंग वाले। तो राइट विंग आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है। लेफ्ट विंग जो होती है ये हमेशा इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करती है, ठीक है, तो बिल्कुल ये अपोजिट है। मतलब इनको लेफ्ट विंग की जो आइडियोलॉजी है इनको देश से कोई मतलब, देखो मैं नहीं कह रहा देश को तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन इनके लिए राष्ट्र, ठीक है, रिलीजन और ट्रेडिशन, पास्ट ग्लोरी, ये सब मायने नहीं रखते, इनके लिए मायने रखता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम। तो ये लेफ्ट और राइट विंग मैंने आपको बताया। अब सेंट्रल कौन है? तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सेंट्रल में ही आती हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब राइट विंग को भी थोड़ा रखते हैं और थोड़ा लेफ्ट विंग को भी, तो बीच में रहना पॉलिटिकल पार्टियां ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको हल्का सा अगर जानना भी हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा राइट विंग की तरफ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, और आम आदमी पार्टी जो है वो सेंट्रल से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है। आप इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने 3 आपको बताया है कि लेफ्ट विंग, सेंट्रल विंग और राइट विंग, ठीक है। तो कांग्रेस सेंट्रल विंग में आ जाएगी, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों को सेंट्रल में ही ले लो। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आ जाएगी ये लेफ्ट की साइड, सेंट्रल से थोड़ा सा लेफ्ट की साइड, और बीजेपी जो है वो सेंट्रल से थोड़ा सा राइट की साइड, इस तरीके से। तो पॉलिटिकल कंजर्वेटिविज्म जो है वो मैं आपको बता चुका। जो रीट्रीट बैक का मतलब ही है जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसी को ही वो रखना चाहते हैं और उन्हीं को वो गुणगान उनका करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरियस वे दोस्तों हमने देखे, जो मैंने आपको जस्ट बताया, पॉलिटिकल कंजर्वेटिविज्म, सिचुएशनल कंजर्वेटिविज्म और टेम्परामेंटल कंजर्वेटिविज्म। अब है आगे कि जो कंजर्वेटिविज्म है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन कौन से, इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हिस्ट्री जो है और ट्रेडिशंस, मतलब इतिहास और पुराने जो रीति रिवाज, उनको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कौन? कंजर्वेटिविज्म। तो ये देखो कि सेंट्रल थीम, मतलब सेंट्रल जो आइडिया है कंजर्वेटिविज्म का वो है कि हिस्ट्री और उसके जो ट्रेडिशंस, पुराने जो रीति रिवाज थे उनको डिफेंस करना, उनको उनका बचाव करना। तो कस्टम्स, पुराने जो इंस्टीट्यूशंस, उन सब को साथ लेके चलना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा या मानते हैं। दूसरा है ह्यूमन इम्परफेक्शन, प्रिजुडिस एंड रीजन। याद करो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा था कि जो इंसान है वो रीजन आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि इमोशंस के आधार पे इंसान जो है वो चलना चाहिए। तो जो ये कंजर्वेटिविज्म वाले हैं ये तार्किक मीन्स रीजन जो है उसको सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब आपकी कोई पुरानी सोच है, आप एक ही तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना, और आप उसमें तर्क नहीं लगाते। जैसे जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कुछ लड़कों को ये लगता है, ठीक है, कि जो लड़कियां छोटी ड्रेस पहनती हैं वो सही नहीं होती। तो ये जो सोच अगर ऐसी है ना तो ये प्रिजुडिस है, ये मतलब पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही आपने बिना उस लड़की से बात किए, बिना उस लड़की के बारे में जाने, आपने पहले से ही एक धारणा बना ली अपने मन में, ठीक है ना। तो ये जो कंजर्वेटिविज्म वाले हैं ये यही कहते हैं कि इंसान जो है वो देखो रीज़न तो लगाता नहीं, तर्क तो लगाता नहीं है। तो इंसान क्या करता है, अपनी प्रिजुडिस, पुराने पूर्वाग्रह को लेके ही वो जीता है, एक अपनी इमेज बना लेता है, उसी में वो जीता रहता है। इसलिए इन्होंने कहा है कि ह्यूमन जो है वो इम्परफेक्शन है। देखो तभी तो ये बदलाव के पक्ष में नहीं है भाई। ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो बदलाव कर ही नहीं सकता क्योंकि इंसान इम्परफेक्शन है,
ठीक है, और वो अपना हमेशा से जो फिर चीज़ें चलती आ रही हैं, जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो वैसा ही ठीक है। या आप इनको ऐसा ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तालिबान जो हैं वो कंजर्वेटिविज्म में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप बेहतर समझने के लिए आप तालिबान जो शासक जो रूलर हैं उनको कंपेयर कर सकते हो, तो आपको शायद बेटर इंसाइट मिलेगा। भाई तालिबान जो लोग हैं, तालिबान के जो लीडर हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट करना, फ्रीडम के लिए आवाज़ें उठाना, ठीक है, अपने तुम फ्रीडम के लिए जो आवाज़ उठा रहे हो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पुराना जो मेथड है, जो इस्लामिक जो उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। ठीक है, लड़कियाँ जो हैं उसको प्रॉपर हिजाब में रह के पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, और इस तरीके से शासन होगा। तो वो जो चीज़ें हैं, मीन्स वो बदलाव के पक्ष में नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि शायद उनको यही लगता है कि इंसान जो है वो तार्किक तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्परफेक्ट है, उसको सही और गलत का पता तो होता नहीं है। तो इसीलिए फालतू बदलाव के चक्कर में पड़ने की बजाय इंसान को जो जैसा है, जो पहले से जो एक सिस्टम जो बना आ रहा है, उसी तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पूरा मैंने आपको बताया ह्यूमन इम्परफेक्शन, प्रिजुडिस एंड रीजन का। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और बीच में बस इतना ही है जो मैंने आपको यहाँ कहा कि लिबरल की तरफ अगर देखोगे तो लिबरल लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है वो तो तार्किक है, रैशनल है। ठीक है ना, तो और एक और चीज़ यहाँ पे जो रीज़न की बात करते भी है ना, ये जो कंजर्वेटिव, वो कहते हैं कि रीज़न जो तर्क है, वो तर्क कुछ नहीं है, बस वो क्या है, नॉलेज दैट इज़ लर्नड। इसका मतलब क्या है? वो नॉलेज जो समय के साथ, जो एक्सपीरियंस के साथ जो आती है, बस वही रीज़न है। इसके अलावा वो देखो, आप पजल मत हो। एक रीज़न क्या होता है? रीज़न तर्क का मतलब है आप अपने माइंड को अलग अलग सिचुएशंस में रख के सोचें, विचार करें, सही और गलत के पहलू पे आप बार बार विचार करें, उसको देखें, अपने आप को जज करें। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को पढ़ें, फिर जो आपको अकॉर्डिंग जो ठीक लगती है आप उसके ऊपर सहमत हों। ये है रीज़न। लेकिन इनका इनका कंजर्वेटिविज्म का ये मानना है कि इंसान जो है वो रीज़न बेस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट है, और इसलिए वो प्रीजुडिस में जीतता है। वो एक अपनी इमेज बना लेता है, एक अपना विचार बना लेता है मन में, और उसी से ही वो फिर हमेशा अपना जीवन जीता रहता है, हैबिचुअल, हैबिट के रूप में। ठीक है ना, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आगे है ऑर्गेनिक सोसाइटी। मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि इंसान जो है वो अलग नहीं है, जो सोसाइटी है उस वो एक ऑर्गेनिक के रूप में है। इसका मतलब सभी इंटरलिंक्ड हैं, और जो सोसाइटी जो हैं सभी वहाँ पे इंसान जो है वो क्या करता है, एक साथ मिल के पूरी सोसाइटी जो है उसका निर्माण होता है। ऑर्गेनिक सोसाइटी का मतलब ये है। लिबर्टी, यहाँ पे लिबर्टी का मतलब वैसे फ्रीडम होता है ना, लेकिन ये फ्रीडम को किस रूप में मानते हैं? ये कह रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब है डूइंग वंस ड्यूटी। इसका मतलब एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर कोई बिहेवियर सिखा रहे हैं, अगर कोई वो उनको सही संस्कार जो सिखा रहे हैं, तो ये यही सही मायने में लिबर्टी है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव। तो लिबर्टी मीन्स और किसी फ्रीडम की वो बात नहीं करते। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम हमारे लिए, कंजर्वेटिविज्म लोगों के लिए, फ्रीडम का मतलब, लिबर्टी का मतलब ही क्या है? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना। एक टीचर, एक धर्मगुरु जो प्रचार कर रहा है, जो उपदेश दे रहा है, एक पेरेंट्स जो अपने बच्चों को संस्कार दे रहा है, तो यही सही मायने में क्या है? लिबर्टी है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिविज्म। और इक्वालिटी की अगर हम बात करें, तो कंजर्वेटिविज्म ने माना है कि इंसान जो है वो इक्वल नहीं है। हर एक इंसान में कैपेबिलिटी अलग है, हर एक इंसान जो है उसकी योग्यता अलग है। तो इसीलिए इक्वालिटी जो है उसको वो सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मोरल इक्वालिटी को वो ज़रूर मानते हैं। ठीक है, मोरल इक्वालिटी का मतलब ही है ना कि वो ये नहीं कह रहे कि इंसान अगर जो गरीब है उसको जीने का हक नहीं है, वो इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि सभी लोग राजा नहीं बन सकते। राजा वही बनेगा जिसमें योग्यता है, जो टैलेंट है, जिसमें स्किल है। ठीक है, सेम मजदूर है मान लो, तो मजदूर जो है वो मजदूर क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है, इसलिए वो मजदूरी कर रहा है। एक बिजनेसमैन है तो उसके पास योग्यता है, क्षमता है, वो बिजनेस कर रहा है। तो कंजर्वेटिविज्म जो है वो
इक्वालिटी उनके लिए जो मतलब है वो है मोरल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब यहाँ आप जरूर डाल लेंगे कि इक्वालिटी का मतलब कंजर्वेटिव्ज्म के लिए है मोरल इक्वालिटी। लिबर्टी का मतलब उनके लिए है डूइंग वंस ड्यूटी, मतलब अपना काम, अपना जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना ही लिबर्टी है। और ऑर्गेनिक सोसाइटी का मतलब सोसाइटी में चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और इसी तरीके से सोसाइटी फिर फॉर्म्ड होती है। तो यहाँ पे देखो, इक्वालिटी हैज़ नो प्लेस, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वालिटी को मानते ही नहीं कंजर्वेटिव्ज्म वाले। आपको शायद ये चीज़ थोड़ा सा कई लोगों को पजल लगे, तो मैं आपको, मैक्सिमम को तो समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एक साइड मैं कह रहा हूँ कि इक्वालिटी को वो नहीं मानते, एक साइड मैं कह रहा हूँ कि वो मोरल इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। एक होता है कि आप सभी को, भाई और कुछ नहीं तो इंसान तो हर कोई है ही ना, तो इंसान को इंसान समझना, ये मोरल इक्वालिटी है भाई। भाई इंसान है, आप मान लो आप मालिक हैं, आपके यहाँ पे कोई खाना बनाता है, आपके यहाँ कोई मजदूरी करता है, तो भाई है तो वो इंसान ही, तो उस रूप से तो आप उसको इक्वली मान रहे हो ना, उसको भी तो जीने का अधिकार है। या आप उससे वो जीने का अधिकार भी छीन लेंगे? नहीं छीनेंगे आप। तो कंजर्वेटिविज्म वाले यही कह रहे हैं कि नो डाउट इंसान रूप में सभी इक्वल हैं, तो वो धार्मिक रूप से हुई ना वो फीलिंग कि भगवान ने सभी को इक्वल बनाया, वो मोरल इक्वालिटी हुई। लेकिन जो एक आर्थिक रूप से हम इक्वालिटी देखें कि सभी लोग बराबर हैं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, तो उस चीज़ को वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान में टैलेंट और स्किल अलग अलग हैं, इसीलिए जो इंसान है वो इक्वल नहीं हो सकता। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ जो बार्क्स हैं, तो उनका एक सिद्धांत है, उन्होंने कहा है कि जो इक्वालिटी के लिए अटेम्प्ट करते हैं, जो इक्वालिटी को पाने की कोशिश करते हैं, नेवर इक्वलाइज, वो कभी भी इक्वालिटी को नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जस्ट सिंपल सी वो ये बर्ग जो है वो बात कह रहे हैं कि इक्वालिटी की कोई जगह नहीं है, और जो इक्वालिटी के लिए संघर्ष करेगा भी, जो इक्वालिटी को पाने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, वो कभी भी इक्वालिटी को पा भी नहीं सकता समाज में। तो ये पूरा मतलब है ऑर्गेनिक सोसाइटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब आते हैं अथॉरिटी एंड पावर। तो वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी और पावर दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो कि डेवलप फ्रॉम नेचुरल सोसाइटी। इसका मतलब जैसे स्कूल है, ठीक है ना, तो स्कूल में जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसके हाथों में होगी? टीचर के हाथ में। सेम कोई कंपनी है, कोई काम जहाँ पे फैक्ट्री है, वहाँ पे जो पावर है, अथॉरिटी, वो कौन है? वो एम्प्लॉयर, मतलब जो मालिक है कंपनी का। ठीक है, तो अथॉरिटी और पावर दोनों ही कंजर्वेटिविज्म लोगों के अकॉर्डिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है, जो अथॉरिटी एंड पावर है, ये डायरेक्टली नेचर से ही मिलती है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि जो योग्य है वो रूल करेगा, ठीक है, और वो पावर में आएगा, और फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को अ, चलाएगा। ठीक है ना, तो अथॉरिटी एंड पावर जो है उसके सपोर्ट में है ये। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो लीडरशिप का मतलब ही है वो लीडरशिप हो जो इंस्पिरेशन दे लोगों को, ठीक है, जो दूसरे लोगों के हित में काम करे, जो लोगों को सही तरीके से काम करना सिखाए, जो डिसिप्लिन में लेके आए। एक छोटी चीज़ ले लो, पेरेंट्स जो हैं, अगर पेरेंट्स, कई बार हम कहते हैं कि थोड़ा पेरेंट्स को टाइट होना चाहिए, या टीचर, आपने ज़रूर देखा होगा, आप इस एज में हैं कि आपके पेरेंट्स भी स्कूल में जाके शायद ये बोलते होंगे कि हमारे बच्चे पे थोड़ा ध्यान रखना, बेशक से इनको डांटना, मार भी देना अगर ना पड़े तो क्या है ये? इसका मतलब देखो, आज की जो बिल्कुल अभी बच्चे जो हैं, जो अभी 2010-15 के बाद जन्मे हैं, तो शायद उनके पेरेंट्स की वो सोच नहीं है, वो अपने बच्चों को शायद नहीं चाहेंगे कि कोई उनको मारे। लेकिन पहले जो है वो हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, हमारे नाम की भी 2-3 थप्पड़ लगा देना। तो अथॉरिटी और पावर जो है कंजर्वेटिव लोगों के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि समाज में डिसिप्लिन लाने के लिए, समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से समाज में गाइडेंस में, समाज को दिशा देने में, इस अथॉरिटी और इस पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो कंजर्वेटिविज्म जो लोग हैं वो अथॉरिटेरियन हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब ही है कि पावरफुल स्टेट,
मीन्स अगर कोई समाज में कोई नियम तोड़ रहा है, कोई गलत डायरेक्शन में चल रहा है, या कोई फ्रीडम की बात कर रहा है, तो उन सब को दबाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव्ज्म। तो एक तरीके से जो तानाशाही तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग शासन, मतलब जो आवाज़ को दबा सके, लोगों को डिसिप्लिन सिखा सके, लोगों को सही तरीके से। अभी जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, तो चाइना कहीं ना कहीं आप उसको इस आइडियोलॉजी में रख सकते हो, हालांकि वो कम्युनिस्ट है तो उसको कंजर्वेटिव में तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप चाइना को इस साइड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में अगर आप फ्रीडम की बात करेंगे, आप इक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, आप मूवमेंट करेंगे, आप धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आपको कुचल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पावरफुल स्टेट की ये कामना करते हैं कंजर्वेटिविज्म। और ये कह रहे हैं कि जो हेवुड थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग जो समाज है वो फादर फिगर के रूप में है, ठीक है ना। तो ये है पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी, पितृसात्मक, जो हिंदी में बोलते हैं पितृसात्मक समाज, या फिर पैटर्नलिस्टिक ट्रेडिशंस जो है, मतलब ये समाज को पिता तुल्य रूप में मानते हैं, ठीक है ना, कि समाज जो है वो फादर फिगर की तरह है, और उसमें जो सही मायने में जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, वो पावरफुल होनी चाहिए, जो कि समाज में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, और लीडरशिप है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को सही डायरेक्शन दे। तो ये है पूरा अथॉरिटी एंड पावर से रिलेटेड। अब है प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको सपोर्ट करते हैं कंजर्वेटिविज्म वाले। वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब होती है ना, तो लोगों की समाज में रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई अब खुद ही ले लो, आपके पास ज़मीन है, आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो कॉन्फिडेंस भी आ पाएगा आपके अंदर, आप रिस्पेक्ट करेंगे लोग की, सोशल ऑर्डर उससे अच्छा मेंटेन होता है। कहने का मतलब ये है, आप खुद ही देखो ना, आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप भी चाहेंगे कि समाज में सभी लोग अच्छे से नियम कायदे। अब एक बताओ, गाड़ी है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या ऐसा कामना करेंगे, क्या आप ऐसा सोचेंगे कि गाड़ी जो है वो रोडों पे लोग दारू पी के चलाएं, ठीक है, या कितनी भी स्पीड में चलाएं? आप नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास भी गाड़ी है, आपको पता है कि कल को अगर इस तरीके से लोग चलाएंगे तो मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे कंजर्वेटिव्ज्म वाले यही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जब लोगों के पास होती है तो वो कानून की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। अंबानी जो है ना, वो हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा कानून की, ठीक है, नो डाउट। जो पैसा ले के भागने वाले हैं, आप कहेंगे कि जैसे नीरव मोदी है, ठीक है, और विजय माल्या वो पैसा लेके भाग गए, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ हमें आइडियोलॉजी के रूप में समझना है। मेरे कहने का मतलब जो है, मेहनत से जो पैसा कमा रहा है, जो अपना धीरे धीरे अपने आप को नीचे से ऊपर तक उठा के लेके आया है, जिसने प्रॉपर्टी अपनी बनाई है, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे। तो वो थोड़ा सा समाज में एक लॉफुल तरीके से जीना पसंद करेगा, ठीक है। हमारी एक आदत बन चुकी है, जब भी हम कोई ऐसी बात उठते हैं तो हमेशा हम नेगेटिव वे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हमें उसी दूसरी साइड रतन टाटा जो हैं उनकी साइड भी सोच लेना चाहिए कि कितने रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो। तो ये नज़रिया आपका बताता है कि आप किस साइड सोचते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने मान लो बोला अभी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आप लॉफुल तरीके से जीना शुरू कर देंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे कानून की, तो फिर एक कई लोग एकदम जो विरोध में है ना, क्योंकि एक आदत बन जाती है, तो वो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं नहीं, अमीर लोगों को तो हमने लूटते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है भाई, सारे एक जैसे थोड़ी ना है। तो यहाँ कंजर्वेटिविज्म आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने यही कहा है कि प्रॉपर्टी जो है उसका एक काफ़ी गहरा मीनिंग है, गहरी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। और कंजर्वेटिविज्म वाले कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है उसका दोनों फ़ायदा है, समाज में भी आपको इज्जत मिलती है अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आप मतलब थोड़ा अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप रिस्पेक्ट करते हैं लोग की, सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी जो है उसको आप सही तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको मेंटेन करने की बात करते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी एंड लाइफ। रिलीजन एंड मोरालिटी के ऊपर भी कंजर्वेटिव लोगों का बहुत जोर है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें चाहे हैगल हो, जैसे हेलर, ये कुछ कंजर्वेटिव्स हैं जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये कहते हैं कि रिलीजन और मोरालिटी, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ स्टेट और सोसाइटी मीन्स राज्य और समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और फैब्रिक के रूप में मीन्स समाज को जोड़ने का काम ये दोनों चीज़ें करती हैं। तो ये सारे हमने ऊपर इम्पोर्टेंट कुछ जो टॉपिक थे वो देखे। अभी जो है लास्ट वो है दो थिंकर के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो एडमंड बर्ग जो हैं,
तो ये ऑलरेडी नाम ऊपर आ चुका है। तो इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। अब देखो, अब इसको अलग से नहीं रटना है आपको। हमने जो ऊपर कंजर्वेटिव को देखा वही सब आएगा। देखो देखो, जैसे प्रॉपर्टी के पक्षधर हैं, है ना। तो सिंपैथेसिस का मतलब है कि प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इनका जोर है। ट्रेडिशनल आउटलुक, समाज को पुराने तरीके से, पुराने रीति रिवाजों के रूप में ये देखते हैं। ये अपोजिशन टू इनोवेशंस, नए जो नयापन, चेंजेस के ये विरोध में हैं। ठीक है। पास्ट जो है उस पर उनका फेथ है, मतलब पास्ट जो जो भविष्य, जो मीन्स इतिहास जो है उसको ग्लोरी के रूप में देखते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, सेम, कुछ भी न्यू नहीं है दोस्तों। फिर है कि यहाँ पे ये कोबान एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने बर्क के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बर्क एक ऐसे फिलोसफर हैं जो फिलोसफर ऑफ अनरीजन इन द ग्रेट एज ऑफ रीजन। एक्चुअली उस समय ना यूरोप में क्या हो रहा था, जिस दौरान ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी इमर्ज हुई ना, वो पूरा का पूरा दौर यूरोप में रीजन बेस्ड था, मीन्स तार्किक बेस्ड दौर चल रहा था। तो उस दौरान ये सब बातें करना कि पुरानी चीज़ें अच्छी हैं, चेंजेस समाज में होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, इंसान को तार्किक होना ही नहीं चाहिए, इंसान को इमोशनली होना चाहिए। तो ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सुनने के बाद, ये कोबान जो हैं वो कहते हैं इनके बारे में, बर्क के बारे में, कि बर्क एक ऐसे फिलोसफर हैं जो कि अनरीजन है, जिनकी बातों में कोई तार्किकता नहीं है, कोई उनकी बातों में दम नहीं है। ठीक है। जैसे एक छोटी चीज़ ले लो, आज साइंटिफिक दौर है ना। आज साइंटिफिक समाज में या साइंटिफिक दौर में अगर हम कहें, कोई इंसान मान लो ये कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं रखा है साइंस वगैरह, साइंस तो बेकार की चीज़ है, ठीक है, हमें सिर्फ जादू टोना या फिर मंत्रों से चीज़ें करनी चाहिए, तो हम यही कहेंगे ना कि ये भी देखो कैसा इंसान है, साइंटिफिक दौर में एक ऐसी बातें कर रहा है। इन द सेम वे कोबान बर्क को क्रिटिसाइज करते हुए यही कहते हैं कि बर्क जो हैं वो एक रीज़न वाले एज में अनरीज़न फिलोसफर थे। ठीक है। और बर्क की जो राइटिंग्स हैं उनमें 3 चीज़ें ज़रूर हमेशा दिखाई देती हैं उनकी थ्योरी में। एक तो स्टेटस को, वो समाज को पहले की तरह जो पहले था, यथास्थिति, स्टेटस को मतलब ही होता है यथास्थिति, जो पहले समाज था उसी को वो बनाना चाहते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, इसका मतलब वो समाज को ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चाहते हैं कि जो इंसान है वो स्टेटस को बना के और फिर उसी को प्रोटेक्ट करे, और उसी स्ट्रक्चर, उसी ढांचे में वो इंसान, सोसाइटी, समाज जो है वो रहे। तो ऑर्गेनाइजेशनल की बात करता है बर्क। और फिलोसफिकल कंजर्वेटिविज्म का मतलब क्या है कि वो जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, पुराने जो रीति रिवाज हैं, पुरानी जो आइडियोलॉजी है, पुराना जो सोचने का तरीका है, उन्हीं को वो प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं वो है माइकल ऑक्सफोर्ड। तो माइकल ऑक्सफोर्ड जो थिंकर हैं ये भी ट्रेडिशनल, मतलब पुरानी जो रीति रिवाज है उन्हीं के पक्षधर हैं। इनकी जो फेमस बुक का नाम है वो है क्रिटिक ऑफ रैशनलिज्म। और इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, पुरानी रूप से ही होनी चाहिए। ठीक है। और ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो पहले राजा महाराजा होते थे जिस तरीके से, तो वही लेजिटिमेट स्टाइल है, मतलब डेमोक्रेटिक। और ये जो अभी न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो आ गई हैं उसके ये पक्ष में नहीं है। और चेंज और इनोवेशन भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, मतलब ये कहते हैं कि चेंज और इनोवेशन कोई नयापन नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हो भी तो वो स्लोली हो, धीरे धीरे हो। ठीक है। और ट्रेडिशंस का मतलब भी जो ऑक्सेट है उनके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें ही ट्रेडिशंस हैं, यही इनका क्रिटिक्स बन जाता है। ठीक है ना। जो जो क्रिटिक्स लोग हैं वो ऑक्सेट के बारे में यही कहते हैं कि इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशंस, जो परंपराएं जो हैं, जब इनसे पूछा कि भाई परंपराएं क्या हैं, आप बार बार परंपरा, ट्रेडिशन, इनकी बात जो करते हो तो ये हैं क्या, तो ऑक्सेट ने कहा जो सब कुछ अंडर द सन के नीचे जो है वो सब कुछ परंपरा ही है। तो इसी को क्रिटिक्स विरोध करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी। और तभी जो ऑक्सफोर्ड हैं और ये बर्क, इन दोनों को ही जो कोबान है उन्होंने कहा है कि ये जो थिंकर हैं ये अनरीजन फिलोसफर हैं, अनरीजन थिंकर हैं, मतलब इनकी बात में कोई तार्किक पन नहीं है, इनकी बातें जो हैं वो सिर्फ ऊपरी सतह पे ये बातें कर रहे हैं। ठीक है। और लेट अस सम अप में भी वही सब आप थोड़ा सा इसको मिला सकते हैं। जो
अगर हम देखें इनको क्रिटिक्स के रूप में, लास्ट में 3-4 बातें आपने लिखना हो तो मैंने आपको बताया था, एक तो ये अनरीजन इनको थिंकर बुलाया गया है काफ़ी थिंकर के द्वारा। दूसरा, ये कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। और कंजर्वेटिविज्म जो आइडियोलॉजी है ये हमेशा फ्रीडम के भी पक्ष में नहीं है। तो सोच के देखो, जब फ्रीडम और इक्वालिटी को ही सपोर्ट नहीं कर रहे और ये चेंज के बदलाव के पक्ष में ये नहीं है, तो इनको कौन ही पसंद करेगा। तो इस तरीके से इस आइडियोलॉजी को ज़्यादा अभी तक तवज्जो नहीं मिली है। बट हाँ, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं बहुत सारे, और इवन हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसे लोग होंगे जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के रूप में अक्सर अपनी उनकी जो बातें हैं वो हमें दिखाई देती हैं कि हाँ, वो आज भी पुरानी तरीके से, पुरानी रूढ़िवादी सोच में वो जीते हैं। तो बेशक से इस आइडियोलॉजी को वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस ना मिली हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर एक आइडियोलॉजी जो है वो उसकी मतलब रेलिवेंस भी है, और आज समाज में ऐसे लोग हैं भी। तालिबान मैंने बताया जो रूल कर रहे हैं वो पूरा कंजर्वेटिविज्म पे ही आ जाएगा। चाइना को जो मैंने बात बताया तो वो उसको प्योर कंजर्वेटिविज्म नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके जो लीडर हैं उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव वाली ज़रूर है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ले लो, चाइना ले लो, ये तालिबान ले लो, पाकिस्तान, इस्लामिक जो ऑर्थोडॉक्स जो जहाँ पे रूल हैं, जो वुमेन को शिक्षा नहीं देते, ठीक है, या उनके अधिकारों की जो बात नहीं करते, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कंजर्वेटिविज्म आइडियोलॉजी के ही लोग हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच।